मौर्रखा 16 जून 2022 मुताबिक 15 ज़िक़ादा 1443 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। आइंदा 18 जुलाई को होने वाले सदारती इंतखाब में अपोजिशन पार्टियां बरसरे इक़्तिदार तबके को झटका देने की जोरदार तैयारी कर रही हैं। अभी एनडीए की तरफ से सदर जमहूरिया के लिए किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। महाराष्ट्र के रहनुमा शरद पवार ने तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी की सदारती इंतखाब के लिए अपोजिशन उम्मीदवार बनने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। पवार ने कहा कि वो अब भी सियासत में सरगर्म रहना चाहते हैं। एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार के नाम का फैसला करने के लिए 16 के करीब पार्टियों ने 21 जून की आखिरी तारीख पर तबादला ख्याल किया है। ममता बनर्जी, शरद पवार और कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर इत्तेफाक राय के लिए मुख्तलिफ जमातों से बातचीत करेंगे। शरद पवार के इनकार करने पर नए नाम की तलाश की जा रही है। दूसरी तरफ मरकजी वजीर दिफा और सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने आज इस मुद्दे पर कांग्रेसी लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से राब्ता किया। जराये के मुताबिक ये इब्तिदाई मरहले की बातचीत है जिसमें इंतखाबात में उम्मीदवार को लेकर दिल टटोले गए। किसी उम्मीदवार के नाम पर गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन हुकूमत उम्मीदवार को लेकर आम राय बनाने की कोशिश जरूर करेगी। इब्तिदाई बातचीत के बाद एनडीए की मीटिंग होगी जिसमें उम्मीदवार के नाम पर गुफ्तगू होगी। उसके बाद बीजेपी पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग भी होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जर्मनी जाने से पहले एनडीए उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के इमलाक पर चलने वाले गैर कानूनी बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सीनियर एडवोकेट नीता रामा कृष्णन पेश होंगी। वाज़ेह रहे कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की जानिब से तौहीन रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किए जाने के बाद कानपुर शहर में एहतजाज किया गया था, जिसके दौरान फसाद फूट पड़ा था। एक जानिब जहाँ फसाद में मुसलमानों की एक तरफा गिरफ्तारियां हुई, वहीं दूसरी जानिब गुज़श्ता 3 दिनों से कानपुर, प्रयागराज और सहारनपुर शहरों में इंतजामिया ने मुसलमानों के इमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दर्जनों मकानात को बुलडोजर की मदद से जमीन दोस्त कर दिया गया। जमीयत उलमा की हिंद की जानिब से दाखिल अबूरी दरख्वास्त में यह तहरीर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से माजी में इन्हिदामी कार्रवाई पर नोटिस जारी किए जाने के बाद भी गैर कानूनी तरीके से इन्हिदामी कार्रवाई की जा रही है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है। इसके अलावा उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाकर मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में गुज़श्ता हफ्ते जुमे की नमाज के बाद मुजाहिरा करने के मामले में पुलिस ने मुबैना मुलजिमीन के पोस्टर जारी किए हैं। प्रयागराज के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय कुमार ने बताया कि मुलव्विस अफराद की शनाख्त करके उनके पोस्टर जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुजाहिरे के बाद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर शनाख्त की गई है। उन्होंने कहा कि मुश्तबे मुलजिमीन की फोटो तो पुलिस के पास है, लेकिन ये लोग कौन है, कहाँ रहते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। पोस्टर जारी करने के बाद उनकी पहचान की जा सकेगी। उसके बाद पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। आज तीसरे दिन भी राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ मुकम्मल नहीं हो सकी। लगातार 3 दिन हुई पूछताछ के बाद अब ईडी ने राहुल गांधी से कहा है कि वो 17 जून यानी जुमे को ईडी दफ्तर में आगे की पूछताछ के लिए हाजिर हों। ईडी के रवैये से राहुल गांधी और कांग्रेस के सीनियर लीडरान काफी नाराज हैं। रोजाना तकरीबन 10 घंटे चल रही पूछताछ को कांग्रेस पार्टी बिला वजह बता रही है और कांग्रेस के कई लीडरान ने तो इस पूछताछ को महज राहुल गांधी को परेशान करने की एक कोशिश करार दिया है। इसी दरमियान कांग्रेस लीडरान और कारकुनान का एहतजाजी मुजाहरा भी लगातार जारी है और पूरे मुल्क में राहुल गांधी की हिमायत की जा रही है। उधर कांग्रेस की खवातीन रहनुमाओं और कारकुनों ने भी दिल्ली में पार्टी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज करने वाली कांग्रेस खवातीन लीडरों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मारूफ नक्काद, अदीब, माहिर लिसानियात और साहित्य अकादमी के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का आज अमेरिका में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र तकरीबन 91 बरस थी। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग को अहद हाजिर का सफ़े अव्वल का नक्काद, मुहक्किक और अदीब माना जाता है। गो कि प्रोफेसर गोपीचंद नारंग दिल्ली में मुकीम थे, मगर वो बाकायदगी से पाकिस्तान में भी उर्दू अदबी महफिलों में शरीक होते, जहाँ उनकी इल्मियत को निहायत इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता। उर्दू के जलसों और मुज़ाकरों में शिरकत करने के लिए उन्होंने सारी दुनिया का सफ़र किया और उन्हें सफ़ीर उर्दू के तौर पर भी जाना जाता है। जहां उन्हें भारत में पद्म भूषण का खिताब मिला, वहीं उन्हें पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मुतअद्दिद इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। चंद माह पहले तक वो भारत के सबसे अहम अदबी इदारे साहित्य अकादमी के सदर के ओहदे पर भी फाइज थे। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग 64 किताबों के मुसन्निफ हैं। उन किताबों में 45 उर्दू में, 12 अंग्रेजी में और 7 हिंदी में लिखी गई हैं।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से आज यहां उनके सरकारी रिहाइश गाह पर सिंगापुर के हायर कमिश्नर साइमन वांग ने मुलाकात की, जिसमें सिंगापुर और भारत बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। वजीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान और सिंगापुर के दरमियान मजबूत तारीखी और तिजारती ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने में उत्तर प्रदेश अहम रोल अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर की एक कंपनी ने हाल ही में खत्म होने वाली तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब में 1100 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। वजीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपने सरमायाकारों की जरूरियात का पूरा ख्याल रखता है। रियासती हुकूमत की सनअत दोस्त पॉलिसियों की वजह से रियासत का सनअती माहौल बदल गया है। बज़्म ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम राम प्रसाद बिस्मिल की याद में गुज़श्ता रोज़ ज़नाना पार्क अमीनाबाद में मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान बेगम शहनाज सिदरत ने राम प्रसाद बिस्मिल को याद करते हुए कहा कि राम प्रसाद ने अपनी पूरी जिंदगी में न सिर्फ अपने मुल्क को सर फहरिस्त रखा, बल्कि लोगों को फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और तालीम हासिल करने के लिए भी आमादा किया। शहनाज सिदरत ने कहा कि तालीम के साथ साथ आज मुआशरे को एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो न सिर्फ घर बल्कि मुआशरे को तरक्की की तरफ ले जाए। साथ ही उन्होंने नुपुर शर्मा के हवाले से कहा कि जब हुकूमत और कानून ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर दी थी तो किसी भी किस्म के तशद्दुद या धरने की बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आफरीन फातिमा के लंचिस्तान तबसरे की भी मजम्मत की। हज 2022 के लिए लखनऊ एम्बार्केशन से आज मौरिखा 15 जून की परवाज सुबह अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना हुई, जिसमें 190 आज़मीन हज रवाना हुए। इसमें 103 मर्द और 87 खवातीन शामिल हैं। इस परवाज से ज्यादातर आज़मीन हज अमेठी और लखनऊ के गए हैं। आज़मीन हज की मदद के लिए बतौर खादिमुल हुज्जाज लखनऊ जिले के जनाब मोहम्मद हसीब, जनाब अब्दुल गफ्फार और जनाब मोहम्मद माद और सीतापुर जिले के जनाब मोहम्मद इरफान सिद्दीकी गए हैं। ये इत्तला आज यहाँ लखनऊ रियासती हज कमेटी के सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव अफसर SP तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि मगरबी उत्तर प्रदेश के आज़मीन हज की दिल्ली एम्बार्केशन से आखिरी परवाज 17 जून 2022 को जाएगी। समाजवादी लीडर आजम खान ने अपनी नाकर्दा गुनाही का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें जेल भेजे जाने के पीछे पार्लियामेंट में उनके जरिए की गई एक तकरीर असल वजह बनी। आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे ज़िमनी इलेक्शन में SP उम्मीदवार की हिमायत में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में की गई एक तकरीर मेरी हरासानी और कैदोबंद की असल सबब बनी, जिसमें मैंने दावा किया था कि रामपुर की जवाहर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में 8 ऑपरेशन थिएटर हैं, न्यूयॉर्क में भी उससे अच्छा ऑपरेशन थिएटर नहीं होगा। आज वो बंद पड़ा है और सामान चोरी हो गया है। ये किसका नुकसान हुआ? ये पूरे मुल्क के लिए कौमी नुकसान है। मौलाना अली मियां नदवी मेमोरियल हज हाउस लखनऊ में शोबे दावत व इरशाद नज़रतुल उलमा लखनऊ की जानिब से हज तरबियती प्रोग्राम में मोहम्मद खालिद नदवी गाजीपुरी ने फरमाया कि हज में जान, माल और वक्त सिर्फ रज़ा इलाही की खुशनुदी के लिए और अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए हज करेंगे तो अल्लाह हज मकबूल व मबरूर वाला हज नसीब करा देगा। मौलाना ने मजीद कहा कि मदीना व मक्का की अजमत को दिल में बिठा कर जाएं और दुआओं का एहतिमाम कसरत से करें, तभी अल्लाह ईमान की हलावत अता फरमाएगा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के दौरे पर आए हुए तुर्कमेनिस्तान के सदर ने आज रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई से मुलाकात की। रहबर इनकलाब इस्लामी ने ईरान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में हायल रुकावटों को दूर करने पर जोर देते हुए कहा कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के मुखालिफिन भी मौजूद हैं, जिनका मुकाबला करना जरूरी है। उन्होंने ईरान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान कायम मुश्तरका कमीशनों को पूरी तरह फ़आल बनाने और तय पाने वाले समझौतों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब में रवां बरस हज के लिए आने वाली खवातीन के लिए महरम के कानून पर सख्ती से अमल कराने का फैसला किया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खवातीन से मुताल्लिक नया सफरी हिदायतनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक 45 बरस से कम उम्र की खवातीन आज़मीन हज के लिए महरम का साथ लाना लाजमी करार दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि कानून पर अमल न करने वाली खवातीन को ममलकत पहुंचते ही फौरी तौर पर बेदखल कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें तमाम फजाई कंपनियों को भी हिदायतनामे पर अमल करने का हुक्म दिया गया है। श्रीलंका में तकरीबन 50% गैस और ईंधन की मांग आइंदा हफ्तों में पूरी हो सकेगी। वजीर आज़म विक्रमासिंघे ने यह यकीन दहानी कराई है। डेली मिरर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 350 करोड़ टन गैस से लैस एक जहाज यहां पहुंच गया है। हम सिर्फ अस्पतालों, शमशान और होटलों जैसे सिर्फ थोक खरीदारों में गैस तकसीम करेंगे, ताहम बहुत जल्द मजीद खेप हासिल करने के लिए भी हम पुरुम्मीद हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ तय पाने वाले मुआहदे के तहत ईंधन हासिल करने के मुंतजिर हैं। मिस्टर विक्रमासिंघे ने कहा कि डॉलर के अलावा श्रीलंका के पास रुपए की भी कमी है। उन्होंने कहा कि हम बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के डायरेक्टर से भी मैंने बैनुल
अक़वामी मालियाती फंड के डायरेक्टर से भी इस सिलसिले में बात की है। कुछ साइंसदानों की जानिब से दुनिया में तेजी से फैलने वाले मंकी पॉक्स वायरस को स्टिग्माटाइजिंग करार देने के बाद आलमी इदारे सेहत ने भी इस वबा का नाम तब्दील करने का फैसला किया है। तंजीम के सरबराह ने कहा कि आलमी इदारे सेहत मंकी पॉक्स वायरस का नाम तब्दील करने के लिए पूरी दुनिया में अपने शराकतदारों और माहिरीन के साथ मिलकर काम कर रहा है और हम जल्द अज जल्द नए नाम का ऐलान करेंगे। दरअसल WHO ने यह कदम 30 बैनुल-अक़वामी साइंसदानों के खत के बाद उठाया है। खत में लिखा गया है कि वायरस का नाम बार बार अफ्रीका से जोड़ा जा रहा है और अफ्रीकी पस मंजर के मुताबिक इसका नाम रखना बिल्कुल गलत है। साइंसदानों का ख्याल है कि इस बीमारी का नाम इस तरह रखा जाना चाहिए कि किसी भी मुल्क पर उसका मनफी असर न पड़े। एक माह पहले हफ्ते में 2 दिन यानी हफ्ते और इतवार की छुट्टी का ऐलान करने के बाद हुकूमत नेपाल ने दोबारा फिर 1 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। नेपाल में वजारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा कि नेपाल में 2 दिन की हफ्तावार छुट्टी नाकाबिले अमल लग रही थी, इसलिए उसे 1 माह तक इस्तेमाल करने के बाद दोबारा 1 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है, जैसा कि पहले हुआ करता था, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी की वजह से लोगों की खिदमत मुतासिर हो रही थी। कई सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों ने 2 दिन की छुट्टी पर हुकूमती उसूल की खिलाफ वर्जी भी की थी। अब हफ्ते को सिर्फ 1 दिन की हफ्तावार छुट्टी होगी, जबकि इतवार से जुमे तक दफ्तरी अवकाश सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बजाय सुबह 9:30 से शाम 6:30 बजे तक कर दिए गए हैं। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com